हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर 2 चल रही थी जिसका नाम है फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी बच्चा। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। हिमालयस के बारे में पढ़ लिया, ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, आप बोल सकते हो कि डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुला इंडिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हमारा कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये जो आपको समुद्र के किनारे जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया क्या है बच्चा? कोस्टल प्लेन है। ये एरिया क्या है? कोस्टल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन है लगभग 7516 किलोमीटर लंबा है। अब हो सकते हो कि यहाँ से कम्प्लीटली जो इसका लेंथ है वो लगभग कितना है? 7516 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड्स में ही आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगी। कभी कभी यहाँ पे जो आइलैंड है ना, ये भी एक टाइप से कोस्टल प्लेन है। तो बोल सकते हो कि ये जो लेंथ आपको मेजरमेंट की गई है, ये मेन लैंड और आइलैंड को कैलकुलेट करके की गई है। ये जो एरिया होता है बेसिकली जो मेन लैंड है उससे हल्का सा लो लाइंग एरिया होता है, मतलब कि थोड़ा सा नीचे होता है। मैं समझाता हूँ एक बात, तो होता क्या है, जैसे कि मान लो कि ये एक कोई सरफेस है और यहाँ से कुछ हो गया आपका मेन इंडिया। ठीक है, ये मेन इंडिया है और यहाँ पे है समुद्र। अब जैसे कि जैसे समुद्र कम होगा तो ये एरिया में पानी कमी हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लैट एरिया था वही बन जाएगा आपका ग्रेटर प्लेन, या फिर बोल सकते हो ग्रेटर प्लेन मैं बोल रहा हूँ, कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अरबियन सी जो कि वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइडल ज़्यादा देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर होगा, बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म भी ये अट्रैक्शन करती है। तो बोल सकते हो कि कोस्टल प्लेन हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बोल सकते हो टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और टूरिज़्म के लिए भी। देखो जो कोस्टल प्लेन है वो कैसे फॉर्म होती है? जब कभी भी सी में चेंज आएगी, या तो सी का लेवल बढ़ेगा और सी का लेवल घटेगा, तो उस वे से क्या होती है कि ये जो पानी है ना थोड़ा सा काटते जाती है मेन लैंड को, और यहाँ से एक प्लेन एरिया क्रिएट कर देती है, ये चेंज इन सी के वजह से। दूसरी बात है कि ये पहला बात कि सी के लेवल से चेंज होने का, दूसरा है डिपोजिशन बाय रिवर्स। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अपने साथ में बहुत सारे सिल्ट लाते हैं, और जैसे ही ये सी में मिलने लगते हैं तो अपने सारे सिल्ट को एक जगह पे छोड़ देते हैं, तो उससे भी एक प्लेन एरिया फॉर्मेशन हुआ नज़र आता है। दूसरी बात है कि इरोजन बाय वाटर वेव, मतलब वो सॉरी बाय वेव एंड करंट। अब जैसे कि समुद्र में लहरें आती है, अब ये लहरें जैसे ही कोस्टल प्लेन पे टकराती है तो यहाँ के कोस्टल प्लेन की मिट्टी को थोड़ा सा इरोड करके और वो वापस ले जाती है। इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आपको कोस्टल प्लेन बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है ना, तो इस कोस्टल प्लेन में आपको ज़्यादातर आपको एलुवियल सॉइल भी देखने को मिलेगा, सैंडी बीचेस देखने को मिलेगी, और लगनून्स आपको देखने को मिलेगा, और स्चुरीज भी आपको देखने को मिलेगी। स्चुरीज का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो रिवर का वाटर है वो सी से जब मिलता है ना, तो वैसे जगह को हम लोग बोलते हैं स्चुरीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं बच्चा? मुहाना कहते हैं, जो कि एक एग्रीकल्चरली और इकोलॉजिकली बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है। ठीक है, अब देखो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है उसको हमने टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है? अब बोल सकते हैं गुजरात वाला पार्ट, दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल पार्ट, और तीसरा हमारे पास है ईस्टर्न कोस्टल पार्ट। ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखो जो गुजरात वाला पार्ट है बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये वेस्टर्न कोस्टल पार्ट का ही एक भाग है। ठीक है ना, अब दूसरी बात है कि ये जो गुजरात कोस्टल प्लेन है आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी गुजरात के पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये अलोंग द अरबियन सी के साइड देखने को मिलेगा। देखिए ये अरबियन सी इधर आपको पड़ता है, अरबियन सी। उसके बाद आपको बे ऑफ बंगाल में आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में। आगे समझते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ये जो गुजरात कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे इंडिया के लिए, और साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए भी। और ये कहाँ फैला हुआ है? ये आपका अरबियन सी में फैला हुआ है। बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है? अरबियन सी है। ठीक है, अरबियन सी है। यहाँ पे आपको सॉल्ट मार्श आपको देखने को मिलेगा, स्चुरीज देखने को मिलेगी, और आप बोल सकते हो कि मड फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, दलदली एरिया देखने को मिलेगी, सैंडी बीचेस आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे टाइड आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी, यानी कि यहाँ पे लहरें ज़्यादा आती है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मतलब कि बालू का बीचेस आपको देखने को मिलेगी, दलदली एरिया भी देखने को मिलेगा, स्चुरीज भी देखने को मिलेगी। स्चुरीज क्या होती है? जब रिवर आके, जैसे कि मान लो कि ये रिवर है,
जब वो समुद्र से मिलती है तो उस वाले पार्ट को इस्चुरीज कहते हैं, ठीक है। गुजरात कोस्टल प्लेन का जो टोटल लेंथ है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। अब देखो ये जो गुजरात कोस्टल प्लेन है, आप बोल सकते हो कि गल्फ ऑफ कच्छ से लेके यहाँ जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ क्या होता है? गल्फ एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा एक मतलब बोल सकते हो कि लिथोस्फेयर होता है, आई एम रियली सॉरी, हाइड्रोस्फेयर होता है, जो कि 3 पार्ट लिथोस्फेयर से घिरा हुआ होता है। अगर शॉर्टकट इन वे में कहूँ तो एक ऐसा पानी का एरिया होता है जिसके 3 साइड आप बोल सकते हो कि लैंड होती है। तो आप यहाँ देखोगे तो इसके 3 साइड लैंड है ना, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, तो वैसे पार्ट को कहते हैं हम लोग, आप बोल सकते हो गल्फ। तो ये जो गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंभाट में आपको यहाँ पे फैला हुआ नजर आता है गुजरात कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप बोल सकते हो कोस्टल रीजन में, जैसे कि आप बोल सकते हो सौराष्ट्र को देखने को मिलेगा, कच्छ आपको देखने को मिलेगा, और बोल सकते हो कि साउथ गुजरात आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हमने इस पूरे गुजरात को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जो कि पहला पार्ट क्या है बच्चा, आप बोल सकते हो कि रन ऑफ कच्छ, दूसरा है सौराष्ट्र, और तीसरा है साउथ गुजरात, ठीक है। टोटल 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। तो कोस्टल प्लेन को भी हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, आओ एक एक करके समझते हैं। तो पहला हमारे पास है कच्छ कोस्टल प्लेन, यानी कि इस वाले पार्ट का कोस्टल प्लेन, कच्छ वाले एरिया का, ठीक है ना। ये आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात में देखने को मिलेगा, यानी गुजरात का नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा ये कोस्टल प्लेन, इस वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट देखने को मिलेगी, जो कि इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होती है सॉल्ट प्रोडक्शन, ठीक है। आप बोल सकते हो कि रन ऑफ कच्छ को लोकली यहाँ पे रन ऑफ कच्छ भी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं रन ऑफ कच्छ को। एक बोल सकते हो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरा है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको इस वाले एरिया में रन ऑफ कच्छ में आपको मड फ्लैट देखने को मिलेगी, टाइडल आपको देखने को मिलेगी, मतलब लहरें, बहुत लंबी लंबी लहरें होती है। आप बोल सकते हो कि मंग्रूव फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मंग्रूव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मंग्रूव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि स्लाइन वाटर पे जिंदा रहने का कैपेसिटी रखती है, यानी कह सकते हो कि आप कि सॉल्टी वाटर पे आप वो जिंदा रह जाएगी, नो डाउट। रन ऑफ कच्छ जो है ना वो पाकिस्तान से बाउंड्री, मतलब बोल सकते हो कि टच होता है उसका। आप बोल सकते हो उस दोनों बाउंड्री का नाम क्या है, एक का नाम है कोरी क्रीक और दूसरा का नाम है सर क्रीक, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आपको कच्छ वाले एरिया में पोर्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आप बोल सकते हो कंडला और दूसरा है मुंडारा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन के बारे में। तो ये जो सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन है आपको सौराष्ट्र पेनिनसुला में देखने को मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये जो, हाँ, ये आपका सौराष्ट्र आप प्लेन कह सकते हो। अब इन्हीं कोस्टल, इसी के जस्ट बगल पे आपको ये कंप्लीट एरिया में ही आपको सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। ये जो सौराष्ट्र का एरिया है आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कठोर एरिया है, रॉकी एरिया है। और दूसरी बात कि इसके अदर साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंड एरिया मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको सैंड एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्लेन एरिया है। और दूसरी बात कि एक साइड पे आपको थोड़ा सा रॉकी एरिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आप बोल सकते हो कि ये इसका जो क्लिफ कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगा दीव के सामने और पोरबंदर के सामने, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स भी बहती है, जैसे कि आप कह सकते हो कि शतरुंजी अब हो गया, फिर हो गया भद्रा, हो गया सरस्वती, हो गया, जो कि स्टूरीज क्रिएट करती हैं इस वाले एरिया में। कौन कौन सा रिवर है? शतरुंजी है, भद्र है और सरस्वती है इस वाले एरिया को, जो कि स्टूरीज क्रिएट करती है। स्टूरीज क्या होता है? जैसे कि मान लो कि रिवर आ रही है बहते बहते, अब वो जब मिलने लगेगी सी से तो वहाँ पे स्टूरीज क्रिएशन होगा। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बीचेस मिलेगी, जैसे कि सोमनाथ का बीच हो गया, आप बोल सकते हो कि द्वारिका का बीच हो गया, पोरबंदर का बीच हो गया। इस वाले एरिया में एक फेमस बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पोर्ट के मैटर पे, जो कि इंटरनेशनली पोर्ट है, दैट इज़ पोरबंदर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको ओखा पोर्ट देखने को मिलेगा, और फिर विरबल का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। कहाँ पे? सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन में। ये जो कंप्लीट एरिया है इसको हम लोग सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को रन ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक है, या फिर कच्छ का प्लेन कह सकते हो। और नीचे वाले पार्ट में बोलेंगे साउथ गुजरात कोस्टल प्लेन, ठीक है। उसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपको कहाँ से कहाँ आपको एक्सटेंड देखने को मिलेगा? ये आपको पूरा गल्फ ऑफ खंभाट से, यानी कि ये जो गल्फ ऑफ खंभाट है वहाँ से महाराष्ट्र की बॉर्डर तक आपको देखने को मिलेगी। ये कंप्लीट एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
कहाँ तक इसका आप बोल सकते हो कि लेंथ है, गल्फ ऑफ खंबाट से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर तक है। अब ये जो है बाकी के प्लेन के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा फ्लैट एरिया है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा सा एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, जैसे नर्मदा, तापी, माही, ये सब पेनिनसुलर रिवर है। और जाके कहाँ मिलती है, ये यहीं पे बोल सकते हो कि गल्फ ऑफ खंभाट में जाके गिरती है। इसी की वजह से आप बोल सकते हो कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोल सकते हो कि प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, वाइडर प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। इसी कारण से यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगा, जो कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए एक सूटेबल बोल सकते हो कि सॉइल है। आपको यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे कि सूरत हो गया, बारूच हो गया और वालसद हो गया। आपको कुछ यहाँ पे मेजर पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि दहेज हो गया और हिजरा हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हो गई। अब देखो इसका जोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मरीन डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टली बोल सकते हो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पे एलुवियल सॉल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिवर आते हैं, जैसे कि नर्मदा वगैरह हो गए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया ना कि यहाँ पे नर्मदा, तापी, माही, ये सब के बारे में। तो बोल सकते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि इरोजनल प्रोसेस की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह है। अब ये जो रन का कच्छ का एरिया था ना, यानी कि ऊपर वाला गुजरात का ऊपर वाला पार्ट, वो जो पार्ट है, आप बोल सकते हो कि वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और समर के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, लेकिन जैसे ही विंटर का सीज़न आता है ये फ्लडेड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ये जो गल्फ ऑफ खंभाट है ना बच्चा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे टाइडल वेव आती है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जिसमें जिसमें अगर टॉप 10 का लिस्ट निकालोगे तो उसमें गल्फ ऑफ खंभाट भी आएगा। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है, ठीक है, जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि एक आइडियल कंडीशन है फॉर टाइडल एनर्जी। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर इस एरिया में अगर टाइडल एनर्जी का अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए तो एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हो कि गुजरात जो आप कोस्टल प्लेन है इस टाइडल एनर्जी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बोल सकते हो कि आप सॉल्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बोल सकते हो कि आप यहाँ पे एलुवियल सॉइल है तो यहाँ कॉटन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कितने सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो जियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ की क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। हॉट समर्स होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। विंटर में यहाँ पे उतनी बोल सकते हैं मिल्ड विंटर होती है। मॉडरेट है रेनफॉल होती है, मतलब कि उतना रेनफॉल नहीं होता। अब देखो जो साउथ कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पे मोर रेनफॉल होती है दैन नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। यानी कह सकते हो कि जो आप गुजरात का पार्ट ऐसे हो गया ना, देखो ये इस वाले पार्ट में आप कह सकते हो ज़्यादा रेनफॉल होती है कंपेयर टू ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। अगर सॉइल की और वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि आप बोल सकते हो साउथ रीजन में था। और एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी रिवर डेल्टास के सामने पे। और जो सेलाइन सॉइल है, यानी कह सकते हो कि इसमें सॉल्टी सॉइल है, वो आपको कच्छ के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी ऊपर वाले पार्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस वाले एरिया में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगी, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको स्क्रिफ फॉरेस्ट, क्योंकि आप मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा सलाइन वाटर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। आपको गिर नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि होम ऑफ एस्थेटिक लायन भी है, यानी कि जो एस्थेटिक लायंस है उनका घर भी है एक टाइप से। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क। तो बोल सकते हो कि आप वेजिटेशन के मैटर में भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे आप बोल सकते हो कि रिवर ड्रेन होती है अरबियन सी में, ठीक है, तो गुजरात के कोस्टल प्लेन को जो कि क्रिएट करती है। कुछ कुछ रिवर्स है, जैसे कि पहला नर्मदा नदी रिवर है, तापी रिवर है, अब माही रिवर है, ठीक है, और सुपमेन रिवर है और सरस्वती रिवर है, कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पोर्ट मिलेगा। पोर्ट मतलब होता है जिससे इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता है शिप्स के द्वारा, ठीक है ना। तो पोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रेड करती है। और गुजरात के पास इंडिया की सबसे ज़्यादा पोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जो कि इंडिया की कार्गो ट्रेड को मतलब पूरी दुनिया में ट्रेड करती है, ठीक है ना। कुछ मेजर पोर्ट्स है, जैसे कि आप बोल सकते हो कांडला पोर्ट, फिर ठीक है,
मुंड्रा पोर्ट और फिर हिजारा पोर्ट और फिर दहेज पोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पोर्ट हो गए। इस एरिया में आपको फिशिंग इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मरीन लाइफ ज़्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पे आपको फिशिंग इंडस्ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फिश सेंटर्स है, जैसे कि वीरबल हो गया, पोरबंदर हो गया, ओखा हो गया और दीव हो गया। ये सारे कुछ आप बोल सकते हो कि फिश सेंटर हो गई। कुछ मरीन स्पीसीज भी है, जैसे कि बोल सकते हैं प्रॉन्स हो गया, पॉम्फ्रेट्स हो गया, फिर आप बोल सकते हो क्रैब्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलेगी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस भी आपको देखने को मिलेगी। गल्फ ऑफ खम्बाट में, कच्छ में आपको बहुत सारे ऑफ सोर्स ऑयल और गैस रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई ऑफ सोर्स, फिर आप बोल सकते हो कि कैम्बे बेसिन्स में, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑयल फील्ड आपको देखने को मिलेगी। सॉल्ट इंडस्ट्री है, अराउंड 75% ऑफ इंडिया की सॉल्ट इसी एरिया में फाउंड होती है, जो आप बोल सकते हो मेनली रन ऑफ कच्छ के एरिया में ही बनती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा सलाइन वाटर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे साउथ पार्ट ऑफ गुजरात में आपको ज़्यादातर आपको, क्योंकि फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ पे कॉटन का ग्रो हो जाएगा, शुगर केन का और पल्सेस का यहाँ पे ग्रो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो एक द्वारिका है, जो कि एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, जो कि लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सौराष्ट्र के एरिया में आपको सोमनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है और ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है। आप दीव भी यहाँ देखने को मिलेगा, गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हो कि मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है, जो कि इंडिया की पहली मरीन पार्क है। और वो जाने जाते हैं अपने डॉल्फिन के लिए, मंग्रूव फॉरेस्ट के लिए और फिर कोरल रील्फ के लिए जाने जाते हैं। अब देखो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी है इस एरिया में। तो पहला है कि कोस्टल इरोजन, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची स्ट्रॉन्ग टाइड आती है। अब इन स्ट्रॉन्ग टाइड की वजह से कि जो कोस्टल एरिया है वो धीरे धीरे कटता जा रहा है। दूसरा है कि सलाइन बोल सकते हो इंडस्ट्री की वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बोल सकते हो कि सैल्ट का एक्सट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होती है कि सॉल्ट सलाइन वाटर जो है वो बहुत डीप में अंडरग्राउंड में चली जाती है, जिसके वजह से ये यहाँ पे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट पहुँचाती है, वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर को भी इफ़ेक्ट करती है। दूसरा है कि आपको इंडस्ट्री पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। साइक्लोन यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया कि एक टाइडल एरिया है, तो यहाँ साइक्लोन का भी दिक्कत आता है। अब देखो कुछ यहाँ पे फ्यूचर में कुछ प्लानिंग और डेवलपमेंट भी की जा रही है, जैसे कि आप बोल सकते हो टाइडल प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। गल्फ ऑफ खम्बाट में बहुत ऊंची ऊंची टाइडल आती है, तो इसके वजह से यहाँ पे टाइडल एनर्जी का बोल सकते हो कि प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाई जा रही है, जो कि क्या करेगी, ट्रेड करेगी पूरी दुनिया से, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। आप बोल सकते हो कि मरीन टूरिज़्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग यहाँ पे आए दूर दूर से और यहाँ पे डुबकी लगा के यहाँ पे मरीन जीवों को एकदम व्यू करके एंजॉय करें, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं कि एक टाइप से इको टूरिज़्म बनाने की कोशिश की जा रही है गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो ये बातें होगी, बोल सकते हो कि आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ चुके हैं गुजरात के प्लेन के बारे में, यानी कि ये प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, यानी कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये कंप्लीट रीजन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको गुजरात कोस्टल प्लेन है, ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही एक पार्ट है। तो ये आपको गुजरात से लेके बोल सकते हो कि पूरा टू द केरला इन साउथ, यानी कि पूरा केरला या तमिलनाडु तक एक जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, यानी कि इधर साइड वाले एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पतला है, नैरो है। लगभग यहाँ पे 70 से लेके 100 किलोमीटर का एक बोल सकते हो कि बोल सकते हो कि विड्थ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारे यहाँ पे स्चूरीज भी है। स्चूरीज नदियों का मुहाना बोल सकते हो कि आप यहाँ पे बैक वाटर भी देखने को मिलेगी, लगून्स देखने को मिलेगा, सैंडी बीचेस आपको देखने को मिलेगी, जैसे गोवा का बीच हो गया। और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, यहाँ पे पोर्ट आप बोल सकते हो कि पोर्ट है, एग्रीकल्चर भी होती है, फिशिंग भी होती है और टूरिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
अगर वेस्टर्न कोस्टल की बात की जाए तो इसका टोटल लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर होता है, जो कि रन ऑफ कच्छ से लेके यानी कि कंप्लीट रन ऑफ कच्छ से यहाँ से इस पॉइंट से लेके आपको कंप्लीट कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा साउथ में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि तमिलनाडु में आपको कंप्लीट जाना पड़ेगा। ये बहुत नैरो एरिया है, यानी कह सकते हो कि लगभग 50 से 100 किलोमीटर का इसका एवरेज विड्थ है, यानी कहीं ना कहीं 100 होगा, कहीं 50 होगा, इस वजह से। ठीक है, अब ये जो प्लेन है लाई बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेंजेस हैं। ठीक है, इसको मैंने बोला था कि वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आपको एक प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, यही है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब देख लेते हैं कुछ सब डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने टोटली आप बोल सकते हो कि एक पहला गुजरात वाले पार्ट में डिवाइड किया, फिर आप बोल सकते हैं कोंकण प्लेन में आपने डिवाइड किया, और दूसरा कर्नाटक प्लेन को कोस्टल प्लेन में डिवाइड किया, और फिर एक मालाबार प्लेन में डिवाइड किया। देखो कर्नाटक प्लेन और मालाबार प्लेन को एक में हम लोग कभी कभी जोड़ के रख देते हैं और उसे मालाबार प्लेन ही कहते हैं। ठीक है ना, चलो चलो समझते हैं सारे के बारे में। पहला है गुजरात कोस्टल प्लेन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं ये पढ़ने नहीं जा रहा। तो पहले अब समझते हैं कोनक कोस्टल प्लेन, जो कि आपको महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलेगा, यानी कि ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये क्या है, आप बोल सकते हो कोंकण कोस्टल प्लेन है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। ठीक है, ये बहुत नैरो एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे आपको बेस और हैंडलिंग्स देखने को मिलेगी। हिडलैंड्स, सॉरी, यहाँ पे कुछ फेमस रिवर है, जैसे कि बोल सकते हो तापी हो गया, उल्हास हो गया, कुंदारिका हो गया, जुहारी हो गया, और बोल सकते हो कि मंदोवी हो गया, जो कि फ्रॉम इस्चुरीज यानी इस्चुरीज फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फेमस बीचेस भी हैं, जैसे कि मुंबई का बीचेस हो गया, अलीबाग हो गया, आप बोल सकते हो कि रत्नागिरी हो गई, गोवा का बीच हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको इस एरिया में यानी कि कोंकण वाले प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ फेमस पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि मुंबई का पोर्ट हो गया, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे पोर्ट हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं मालाबार कोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो ये कर्नाटका से लेके कंप्लीट साउथ आप देखोगे जाओगे, तो ये कंप्लीट एरिया क्या है, बोल सकते हो मालाबार कोस्टल प्लेन है। कर्नाटका और केरला में ये बेसिकली फैला हुआ है। ये आपको महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी तक फैला नजर आएगा। यहाँ से आपको बैक वाटर भी देखने को मिलेगी, लगून्स आपको देखने को मिलेगा, स्टूरीज भी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे केरला के बैक वाटर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ फेमस रिवर हैं, जैसे कि बोल सकते हो कि शारावती हो गया, आप बोल सकते हो कि प्रियर हो गया, आप बोल सकते हो कि भारत पूजा हो गया, आप बोल सकते हो कि नेत्रावती हो गया। तो कुछ कुछ यहाँ पे आपको मेजर रिवर्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत फेमस पोर्ट है, कोचीन का पोर्ट हो गया, मंगलोर हो गया, फिर आपको बाईपोरे आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि इस वाले एरिया में आपको कोकोनट का फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये जो आपको कोस्टल प्लेन है ना, यहाँ पे आपको कोकोनट का फार्मिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में। ठीक है, अगला है जोलॉजिकल फीचर, यानी कि इस कंप्लीट पार्ट का जोलॉजिकल फीचर देख लेते हैं। ये जो है एक बोल सकते हो कि मरीन डिपोजिशन है और एलुवियल डिपोजिशन यहाँ पे होता है। मरीन डिपोजिशन किसने किया, सी ने किया, और एलुवियल डिपोजिशन किसने किया, रिवर्स ने किया। ठीक है, आपको यहाँ पे कोंकण और मालाबार रीजन आपको देखने को मिलेगा, हैव रॉकी कोस्टल प्लेन। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा रॉकी कोस्टल आपको देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात वाले एरिया में आपको मड फ्लैट ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी दलदलें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और स्टूरीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ पे, गुजरात वाले एरिया में। लेकिन जबकि आपको साउथ वाले पार्ट में जैसे जाओगे कोंकण में और फिर मालाबार वाले एरिया में, वहाँ पे आपको रॉकी कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे आपको प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्या क्रिएट करती है, वाटरफॉल्स क्रिएट करती है, और शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब क्लाइमेट की बात की जाए, यानी इस वाले कंप्लीट एरिया की यानी वेस्टर्न कोस्टल की क्लाइमेट की बात की जाए, तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, हॉट समर होता है, हेवी मानसून होती है, और फिर यहाँ पे मिड ठंडे होती है। ठीक है ना, मतलब कि उतना ज़्यादा ठंडा नहीं, उतना वह नॉर्मल रहता है। ठीक है ना,
अब देखो वेस्टर्न घाट जो है वो जैसे कि आपको पता है कि मानसून को ब्लॉक कर देती है, यानी कि यहाँ जो वेस्टर्न घाट का जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत है, जैसे ही यहाँ पे ये ब्लॉक करती है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है इन केरला, गोवा, कोस्टल अब कर्नाटका में। मतलब कि कर्नाटका के कोस्टल पार्ट में, गोवा में, केरला में यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं यानी कि वेस्टर्न घाट है वो इन मतलब कि हाँ बोल सकते हो कि मानसून को ब्लॉक कर देती है। और दूसरी बात कि जो मुंबई का एरिया है, गोवा का एरिया है, और बोल सकते हो कि कोची का एरिया है, ये सब थोड़ा सा ह्यूमिडिट रहता है क्योंकि ये एक कोस्टल लोकेशन में बसा हुआ है, यानी कि यहाँ जस्ट एक सी है, और सी के वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ह्यूमिडिट यहाँ पे क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। अगर सॉइल वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि एक बोल सकते हो कि आइडियल कंडीशन होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए। आपको लेटरल सॉइल देखने को मिलेगा कोनक और मालाबार रीजन में, यानी कि देखो ये कोनक रीजन हो गया, ये कोनक रीजन और मालाबार रीजन में आपको कैसा सॉइल देखने को मिलेगा? लेटरल सॉइल देखने को मिलेगा, जिसमें आयरन का ज़्यादा हो, मतलब कि आपको ओर्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारे प्लांटिंग क्रॉप्स लगाने के लिए अच्छे होते हैं। एलुवियल सॉइल भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रिवर डेल्टा है वहाँ पे, जैसे कि केरला हो गया, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। आपको मंग्रूव भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टोरीज होंगी वहाँ पे, जो कि आप बोल सकते हो कि बैक वाटर्स को, और बैक वाटर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पे मंग्रूव्स होंगे, ठीक है, जैसे कि सुंदरबन जो कि गुजरात में है, और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। अब कुछ रिवर्स और यहाँ के बैक वाटर्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत एक छोटी छोटी नदियाँ बहती है, फास्ट फ्लोइंग रिवर ड्यू टू स्टेप टेरिन, यानी कि बोल सकते हो कि एक ढलान की वजह से ऐसा आपको यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ और बहुत फास्ट रिवर देखने को मिलेगी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि तापी हो गया, शारावती, मंदुवी, और भी बहुत सारे आपको रिवर्स इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अब देखो केरला का बैक वाटर्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूनिक नेटवर्क है लगून्स के लिए, लेक के लिए, कैनल्स के लिए, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं इस वाले पूरे वेस्टर्न कोस्टल के लिए। तो पोर्ट और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल में इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करती है। कुछ कुछ मेजर पोर्ट है, जैसे कि आप बोल सकते हो मुंबई का पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, कोचिंग का पोर्ट हो गया, और बहुत सारे। यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे फिशिंग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर भी होती है, क्योंकि आप बोल सकते हो किसका किसका बोल सकते हो कि यहाँ पे कोकोनट का एग्रीकल्चर होती है, यानी कि मालाबार प्लेन में और कॉनकट प्लेन में, ठीक है ना। तो दूसरी बात की रबर की आपको देखने को मिलेगी फार्मिंग, कॉटन की, और फिर स्पाइसेस की, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑयल और नेचुरल ऑयल और फिर नेचुरल गैस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि मुंबई के एरिया हो गया, और वहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। टूरिज़्म के लिए फेमस ही है, गोवा का नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। बैक वाटर्स भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि केरला में है, ठीक है। और दूसरी बात की हिल स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, यानी इस वाले एरिया के लिए चैलेंजेस क्या है। तो पहला है कोस्टल इरोजन, धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, अब जिसकी वजह से क्या हो रही है कि ये कोस्टल अब धीरे धीरे इरोज होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टाइड होती है, जिसके वजह से भी आप बोल सकते हैं कि कोस्टल धीरे धीरे इरोड होती जा रही है। दूसरा है कि मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, क्योंकि मुंबई और गुजरात वाले एरिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसकी वजह से मैंग्रोव का धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि डिक्लाइन भी हो रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। दूसरी बात कि पॉपुलेशन का भी आप बोल सकते हो कि पॉल्यूशन का भी आप बोल सकते हो कि एक कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल का स्पिल्स होता है उसको भी आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय करना होता है, इंडस्ट्री वेस्टेज होती है, आप बोल सकते हो कि सेवेज सिस्टम होता है, वो जो है जो कि मेजर इशू है मुंबई के लिए, कोचीन के लिए और गोवा के लिए, यानी कि सेवेज सिस्टम, यानी कि बोल सकते हैं वॉशरूम वगैरह का पानी। तो ये सब भी बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन के नज़रिए से देखोगे तो भी आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस नज़र आएगा। अगर क्लाइमेट की चेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा साइक्लोन आती है गुजरात के एरिया में और कोंकण के एरिया में, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाने की गवर्नमेंट ने प्लान की है। आप बोल सकते हो कि टाइडल एनर्जी बोल सकते हो कि
प्लान किया गवर्नमेंट ने, जो कि गल्फ ऑफ खम्बाट में है, जैसे मैंने अभी जस्ट समझाया था। इको टूरिज्म इन केरला, यानी कि बोल सकते हो कि एक टाइप से इको फ्रेंडली एरिया बनाने की कोशिश की है बैक वाटर्स के लिए, और दूसरी की मंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में समझ लेते हैं। अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है कंपेयर टू अब उधर के जो एरिया था ना, यानी कि बोल सकते हो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उससे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वाइडर है, और दूसरी की बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये जो प्लेन्स है वो कहाँ तक फैली हुई है, आपको बे ऑफ बंगाल के एरिया में आपको देखने को मिलेगी, जो कि वेस्ट बंगाल से होके हुए पूरा तमिलनाडु के एरिया में साउथ तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपको डेल्टास देखने को मिलेगा, लगून्स देखने को मिलेगी, सैंडी बीचेस देखने को मिलेगा, और बैक वाटर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, पोर्ट और टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जगह है। अगर इसका टोटल लेंथ की बात की जाए तो लगभग 1750 किलोमीटर का ये लेंथ है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, यानी कंप्लीट कह सकते हो कि यहाँ से लेके तमिलनाडु तक का जो टोटल लेंथ है वो लगभग 1750 किलोमीटर का है। ठीक है, अब इसका बाउंड्री जो है वो इसके ईस्ट में आपको वेस्ट में आपको ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, और वेस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, वेस्ट में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, और आपको इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी। ये जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा ज़्यादा वाइड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ होती है, जो लगभग 80 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक विड्थ है इसका। तो अब समझ लेते हैं सब डिवीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने टोटली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक तो है उत्कल कोस्टल प्लेन, जो कि आप बोल सकते हैं उड़ीसा और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा है कि जो कि कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल टू गोदावरी रिवर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है ना, ये कंप्लीट। दूसरा है इसका फेमस रिवर है, यहाँ पे कुछ कुछ फेमस रिवर देखने को मिलेगा, जैसे कि महानदी हो गया, आप बोल सकते हो कि ब्राह्मणी हो गया, सुबर्णखा हो गया, और जो कि डेल्टास को फॉर्मेशन करती है। कुछ मेजर पोर्ट भी है, जैसे कि पारादीप हो गया, गोपलू धर्मा हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्पीसीज़ का बात कर ली जाए तो, सॉरी, स्पेशल फीचर्स की बात कर ली जाए, देखो पढ़ाते पढ़ाते ना पूरा आँख दर्द करने लगता है, बोलते बोलते पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि दूर में बैठता हूँ ना, तो इसी वजह से कभी कभी कुछ उल्टा सीधा पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर है बोलते चिका लेक आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे मंग्रोव्स आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हमने किस में डिवाइड किया है, आंध्रा प्लेन्स में डिवाइड किया है। ये आपको गोदावरी डेल्टा से लेके, यहाँ पे जो गोदावरी डेल्टा है उस डेल्टा से लेके आपको पुलिकट लेक तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु का बॉर्डर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है ना, ये जो कंप्लीट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं आंध्रा कोस्टल प्लेन। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे कि विशाखापट्टनम आपने सुना होगा, ककीनंद पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि कुलुरु लेक आपने सुना होगा, पुलिकट लेक, और भी यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। अगला जो हमारे पास है दैट इज़ कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपको पुलिकट लेक से कम्प्लीटली कन्याकुमारी तक फैला हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ फेमस रिवर है, जैसे कि कावेरी हो गया, पलक्कड़ हो गया, ठीक है, आप बोल सकते हैं विली गाई हो गया, ठीक है, वाई गाई हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे डेल्टास बनता हुआ नजर आएगा। कुछ पे फेमस पोर्ट है, जैसे कि चेन्नई हो गया, और भी बहुत सारे फेमस पोर्ट हैं। कुछ बीचेस हो गई, जैसे कि मरीन बीचेस में है, जैसे कि चेन्नई में है, और भी बहुत सारे, सॉरी मरीना बीचेस हो गए यार, मरीना बीच जो कि चेन्नई में है, और भी रामेश्वरम। तो ये कुछ बीचेस हो गए। अब देखो वेस्टर्न बंगाल कोस्टल प्लेन, यानी कि वेस्ट बंगाल का कोस्टल प्लेन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो कि बोल सकते हो कि वो तो एक्चुअली पे आप बोल सकते हो कि ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है ना, ये एक्चुअली पे यहाँ पे कुछ मेजर रिवर है, जैसे हुगली हो गया, आप कोलकाता पोर्ट यहाँ का एक ओल्डेस्ट और रिवरियन पोर्ट है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं नदी में एक बसा हुआ पोर्ट है। अब ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ज्योलॉजिकल फीचर्स समझ लेते हैं। ये कैसे है फॉर्म हुआ है, एलुवियल डिपोजिशन के फॉर्म हुआ है बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट घाट, यानी ईस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो हुई है उसके रिवर्स के फ्लो की वजह से बनी है, और दूसरा हिमालयन रिवर्स के फ्लो की वजह से भी बनी है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा
बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब इस एरिया में आपको डेल्टा ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली सुंदरबन जो कि आपको गंगा के तट पे देखने को मिलेगा, महानदी देखने को मिलेगी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टास भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो इस वाले एरिया में यहाँ पे कोस्ट लाइन बहुत स्ट्रेंथ है, इसी वजह से यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या था, वहाँ पे ज़्यादा रॉकी एरिया था, यानी कि थोड़ा सा बोल सकते हो कि वहाँ पे एरिया थोड़ा वाइड था, यानी कि कम था। यहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको उतने ज़्यादा पोर्ट देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि आपको वेस्टर्न कोस्टल में देखने को मिलेगी। अब कुछ क्लाइमेट की बात किया जाए तो यहाँ पे हॉट समर होता है, ह्यूमिडिट मानसून होती है और विंड सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों टाइप का मानसून होती है, बोल सकते हो कि साउथ वेस्ट जो मानसून आती है उसका भी यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत कॉमन होती है। ठीक है, जैसे कि स्पेशली बोल सकते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया में बे ऑफ बंगाल के, और जो बे ऑफ बंगाल है वो साइक्लोन प्रोन एरिया ही माना जाता है। अब कुछ यहाँ पे सॉइल भी देखने को मिलेगी, जैसे एलुवियल सॉइल जो कि फॉन्ट इन रिवर डेल्टास, रिवर के डेल्टास में आपको देखने को मिलेगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो रिवर है वो सी से मिलती है, जो कि आप बोल सकते हो आइडियल कंडीशन है राइस कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे आपको रेड और लैटरल सॉइल भी देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। मंग्रूव्स भी देखने को मिलेगी, जो कि सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलेगा, यानी इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा, महानदी डेल्टा में देखने को मिलेगा, और गोदावरी डेल्टा में भी देखने को मिलेगा मंग्रूव फॉरेस्ट। अब कुछ रिवर और डेल्टास के बारे में समझ लेते हैं। तो मेजर रिवर यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा? गंगा और हुगली, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बोल सकते हो कि यहाँ ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिलेगी इस वाले गंगा और हुगली के पार्ट्स में। महानदी भी देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा में है, जो कि एक फर्टाइल प्लेन एरिया है। गोदावरी और कृष्णा भी आपको देखने को मिलेगी। कावेरी जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे कुछ लेक्स भी देखने को मिलेगी, जैसे छिलका लेक्स हो गया, पुलिकत लेक्स हो गया। छिलका लेक कहाँ पे? उड़ीसा में है, जो कि लार्जेस्ट कोस्टल लगून्स इन इंडिया है। और दूसरी बात की पुलिकट कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में, जो सेकेंड लार्जेस्ट लगून्स इन इंडिया आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि पोर्ट है यहाँ, तो ट्रेड होगी, बिल्कुल होगा, ट्रेड होगा, क्योंकि कोस्टल प्लेन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ होती है। बट मेजर पोर्ट्स आर हैंडल बाय कार्गोज एंड इंडस्ट्रियल। देखो यहाँ पे एक्चुअली पे बहुत कम को आपको यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिलेगी, मगर है कुछ कुछ मेजर पोर्ट्स है, जैसे कि कोलकाता हो गया, जिसको आप हल्दिया पोर्ट्स भी कह सकते हो, जो कि आप बोल सकते हो कि कोल, आयरन और जूट का एक्सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, और पारादीप हो गया, जो कि पारादीप इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम और आयरन ओर का एक्सपोर्ट करने के लिए। अब समझते हैं एग्रीकल्चर के नज़रिए से देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के नज़रिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन आपको देखने को मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है राइस का कल्टीवेशन के लिए, जो कि आपको कृष्णा गोदावरी डेल्टा में देखने को मिलेगा, महानदी का डेल्टा में और कावेरी का डेल्टा में देखने को मिलेगी। शुगर कैन भी आपको यहाँ पे फॉर्म होता नज़र आएगा, जूट भी का भी प्रोडक्शन होती है, जो कि आप बोल सकते हो कि वेस्ट बंगाल का सुंदरबन रीजन में आपको देखने को मिलेगी। रीजन का फिशरी इंडस्ट्री भी है, क्योंकि आप पता है कि यहाँ पे इसके जस्ट बगल में सी है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री और एनर्जी भी है, यानी कि एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आप ऑयल का और गैस का आप यहाँ पे खोज होती है, यानी कि मिला हुआ है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पे आपको ऑफशोर ऑयल और गैस रिजर्व देखने को मिली है। आपको यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, जैसे कि आप बोल सकते चेन्नई, विशाखापट्टनम और परदीप में। ठीक है, अब टूरिज्म हब भी है, जैसे कि बोल सकते हैं पुरी जो जगन्नाथ टेम्पल जाना जाता है, रामेश्वरम और भी बहुत सारे। अब कुछ फेमस बीचेस भी हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मरीना बीच, जो कि आप तमिलनाडु में था, पुरी बीच और फिर गोपालपुर बीच। ठीक है, सुंदरबन भी है, जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन डेल्टा पता है कि आप बोल सकते हो गंगा प्लेन, आप बोल सकते हो कि उसमें आता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कंटेंट है, जो कि बंगाल टाइगर्स के लिए अब जाना जाता है। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो इस एरिया में आपको ज़्यादातर साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि साइक्लोन प्रोन एरिया है। ठीक है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बहुत बार ऐसे साइक्लोन्स को हर एक साल देखता आ रहा है। अब यहाँ पे कोस्टल इरोजन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप बोल सकते हो कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, अब इसके वजह से भी कहीं ना कहीं ये एरिया होती है।
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होती है, जैसे कि ऑयल का स्पिल्स और फिर सेवेज सिस्टम और भी बहुत सारे। और यहाँ पे मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्बनाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे फार्मिंग के लिए क्लियर की जा रही है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्लियर की जा रही है। अब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ आप बोल सकते हो प्लान भी किया है फ्यूचर के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो पहला है कि क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डिजास्टर ज़्यादा होता है, तो डिजास्टर का लिए प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पे बिल्डिंग साइक्लोन शेल्टर बनाई गई है, मतलब बड़े बड़े जब साइक्लोन आती है तो उनके लिए बचने के लिए शेल्टर बनाई जा रही है, फूड बैरियर बनाई जा रही है कोस्टल पे। और भी प्रिपरेशन की जा रही है, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाई जा रही है। इससे गवर्नमेंट क्या करेगी कि लॉ बनाएगी कि ताकि आप ओवर कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट ना बना पाओ मैंग्रोव एरिया में, ठीक है। इको टूरिज़्म प्रमोशन की जा रही है, जैसे कि सुंदरबन और चिल्ला लेक, इन सब में आपको प्रोजेक्शन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, ठीक है। और भी टाइडल बनाई जा रही है ताकि विंड एनर्जी को और टाइडल एनर्जी से आप एनर्जी बना सको तमिलनाडु और उड़ीसा में। तो ये चीज़ें हो गई, हमने पूरा आप कोस्टल एरिया को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैथ्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार देना, और थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में डिस्टर्ब होती है क्योंकि यहाँ से मेरा जो पीसी है थोड़ा सा दूर में रखा रहता है, और पढ़ने पढ़ते थोड़ा सा हो सकता है कि मैं इरर पढ़ दूँ, बट हाँ आप उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।